हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विकर ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे जनजाति के बारे में। तो झारखंड में अगर देखें तो 32 जनजातियां हैं और 32 में से भी देखें तो 8 जो हैं आदिम जनजाति है। और उसी 8 आदिम जनजाति में से आज असुर और बिरजिया जनजाति के बारे में जानेंगे जो आदिम जनजाति से संबंध रखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि असुर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है। तो असुर जनजाति का संबंध देखें तो प्रोटो अर्टलाइट प्रजाति समूह से है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है असुरी है, जो आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है, जो धीरे धीरे अगर देखें तो जनजातियों में विलुप्त होती जा रही है भाषा। इनकी जो भाषा असुरी है दोस्तों, उसको माले भाषा भी कहते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। माले भाषा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो असुर जनजाति है ये लघु आदिम जनजाति है और यह सबसे प्राचीनतम जनजाति है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर सी, असुर जनजाति सबसे प्राचीनतम जनजाति है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है। तो असुर जनजाति जो है वो 3 उपजातियों में विभक्त है और तीनों के नाम याद रखिएगा। जैसे कि हो जाएगा इसका तीनों नाम वीर असुर, एक हो जाता है आपका वीर असुर, इसके बाद होता है आपका दूसरा बिरजा, बिरजा असुर और अगरिया असुर। तो इस तरह से तीनों नाम याद रखिएगा, वीर असुर, अगरिया असुर और बिरजा असुर, ये 3 उपजातियों में विभक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन असुर की उपजाति है। तो असुर की यहाँ पर उपजाति तीनों आ ही गए, तो तीनों का नाम याद रखेंगे, अगरिया, वीर और बिरजिया। तो बिरजा या बिरजिया देता है तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो उपरोक्त यहाँ पर देखेंगे तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, असुर जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है। तो असुर जनजाति के जो युवागिरी है दोस्तों, उसको देखें, आप लोग जानते होंगे कि उस युवागिरी को गीति ओरा कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब वहीं पर एक प्रश्न होता है कि गीति ओरा और किस जनजाति में युवागिरी को कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि मुंडा जनजाति जो होता है, मुंडा, हो और कोरो, ये तीनों जनजाति में देखें और साथ में आप असुर भी याद रखें, ये 4 जनजातियों में जो युवागिरी होता है उसको गीति ओरा कहा जाता है। अब युवागिरी किसे कहते हैं, तो युवागिरी आप कमेंट करके बताइए किसे कहते हैं, क्योंकि पीछे मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है। तो जो असुर जनजाति होती है उसमें अनेकों गोत्र पाए जाते हैं और यहाँ पर अगर देखें तो गोत्र की बात करें तो इन गोत्रों को, जितने भी गोत्र हैं उसको पारस कहा जाता है। तो आप इसको नाम याद रखिएगा कि उस गोत्र को पारस कहा जाता है। यहाँ पर देखें तो गोत्रों के अगर नाम तो पूछता नहीं है, लेकिन 1-2 का आप याद रख सकते हैं कि बेंग हो गया, इंदवार हो गया, टोपो हो गया, सुसुर हो गया, ये सब इनकी जो गोत्र है। ये क्या होता है दोस्तों कि इनकी जनजाति जो होती है, अगर बात करें जो असुरों की, इस जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है, उस प्रथा या संस्कार को बोला जाता है चामबंदी। चामबंदी संस्कार इन लोग में होता है और वो चामबंदी में क्या होता है, तो जो लड़का कुंवारे होते हैं, बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उसके जो गर्दन होता है उसमें चमड़े का धागा बनाया जाता है, उसको बांधा जाता है और वो धागा तब तक नहीं खुलता है जब तक लड़के की शादी नहीं हो जाती है। तो इन लोग में एक चामबंदी प्रथा प्रचलित है जिस पर चाम के धागा बना करके पहनाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और उसको कब उतारा जाता है, तो बहुथा विवाह के समय उसको उतारा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है आपको, यहाँ पर देखें तो असुर जनजाति का, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। साथ साथ में अगर देखें तो उपनिषदों आदि ग्रंथों में भी असुर का जिक्र मिलता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। असुरों को अगर देखें दोस्तों तो सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठान के रूप में भी इनको माना जाता है कि उस समय से इनकी प्रतिष्ठान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है, उनमें प्रयुक्त विभिन्न नामों को इनके अर्थ से मिलान करें। यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और उसका क्या अर्थ है ऋग्वेद में बताया गया है, तो उसी अर्थ को अब बताना है।
तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको मैच करते हैं तो अनासह, अनासह मतलब होता है चिपटी नाक वाले, तो यहाँ पर ए का एक हो जाएगा। इसके बाद हो जाए अवर्त, अवर्त मतलब होता है भिन्न आचरण करने वाले, जिसका आचरण अलग हो, भिन्न हो। इसके बाद होता है मृदवाच, मृदवाच मतलब होता है अस्पष्ट बोलने वाले। और सुदृढ़ हो गया लोह दुर्ग निवासी। तो इस तरह से अगर मैच करें तो एक का एक, दो का दो, और तीन का तीन और चार का चार हो जाएगा। तो ये सभी का अर्थ आप याद रख सकते हैं कि अनासह का हो जाएगा चिपटी नाक वाले, अव्रत का होगा भिन्न आचरण करने वाले, मृदवाच का स्पष्ट बोलने वाले, और सुदृढ़ का मतलब लोह दुर्ग निवासी। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कसुर जनजाति की भाषा है। तो जो असुर जनजाति की जो भाषा है अभी बताया है कि इसकी भाषा असुरी है, जिसको मालतो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। और साथ में अगर मालतो न दिया दोस्तों, असुरी भी न दिया, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है भी दे सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो असुर जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो क्या है, लोहा गलाना है। तो यहाँ पर इसका देखें तो बी राइट हो जाएगा। तो असुर जनजाति हो गया, लोहरा जनजाति हो गया, ये सभी का पेशा अगर देखें तो इन लोग का लोहा गलाना ही पेशा है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि लोग लोहा गला के पूर्व में अपना जीवन यापन करते थे। बाद में ये लोग धीरे धीरे झूम के खेती और झूम खेती के साथ बाद में ये लोग कृषि पालन वगैरह भी इन लोग स्टार्ट कर दिए। तो इनका मुख्य पेशा आप देखें तो कृषि करना हो गया है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि यहाँ पर चार कथन दिए हैं, उसमें से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। तो असुर जनजाति में बहुगोत्री विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बहुगोत्री विवाह का प्रचलन पाया जाता है। असुर जनजाति की जो परिवार होती है वो मातृस्थात्मक होती है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो असुर जनजाति की जो परिवार होती है वो गलत दिया है। यहाँ पर मातृस्थात्मक की जगह हो जाना है कि पितृस्थात्मक होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो परिवार होती है, समाज होती है, वो पितृस्थात्मक पितृवंशीय होती है। तो इस तरह से अगर उपरोक्त कथन में देखें तो यहाँ पर बी गलत दिखाई दे रहा है। असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि संयुक्त परिवार होता है, कहीं कहीं एकल परिवार भी बाद में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोनों। तो ए और सी सही है, जबकि बी यहाँ पर असत्य कथन है। तो यहाँ पर मातृ परिवार न होकर के पितृस्थात्मक परिवार होना चाहिए, पितृवंशीय परिवार है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो असुर जनजाति में वधु मूल्य को अगर देखें तो यहाँ कहा जाता है डाली टाका। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो वधु मूल्य होता है उसको डाली टाका कहा जाता है। यहाँ कहता है कि दहेज देने की इनकी प्रथा है दोस्तों असुरों में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। एक इनके विवाह में एक अनोखी विधि प्रचलित है जिसे कहता है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ईदीमी। यहाँ पर अगला प्रश्न है उसको देख ही लेते हैं। चलिए, असुर जनजाति में विवाह संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। तो विवाह संस्कार को देखूँ तो ईदीमी से जाना जाता है। अब ये एक अनोखी विधि है। इसमें क्या होता है कि जो लड़का लड़की होते हैं वो बिना विवाह करे औपचारिकता निभाए हुए ही पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनको शादी भी रस्म को पूरा करना पड़ता है। तो लिव इन रिलेशनशिप जो अभी देखते हैं हम लोग, तो सेम उसी प्रोसेस है कि बिना शादी किए हुए एक पति पत्नी की तरह रहना। और बाद में लेकिन इनको जो होते हैं कभी कभी लोग शादी कर लेते हैं, उस प्रथा को निभाना पड़ता है। तो इसको कहा जाता है ईदीमी असुर जनजाति में। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति की सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है। तो असुर जनजाति की अगर सर्वोच्च देवता की बात करें तो सिंहबोगा जो है वो असुर जनजाति में सर्वोच्च देवता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके और देवता हैं लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा मारंग बुगु, जो मारंग बुरु होता है या मारंग बुगु उसको भी होता है। इसके बाद धरती माता, दुआरी, पट दरिया, ये सब भी इनकी देवता हैं। लेकिन जो सिंहबोगा है वो सर्वोच्च देवता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति के नृत्य स्थल को किस नाम से जाना जाता है।
तो असुर जनजाति में नृत्य स्थल को अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका पे ध्यान रखें कि जो नृत्य स्थल होता है तो उसको अखाड़ा कहेंगे। तो युवागिरी याद रखिएगा कि गीतिवना नृत्य स्थल को अखाड़ा। तो इस तरह से जो पॉइंट है इसमें पूछने जाने वाले वो वीवीआई करके आप एक जगह लिख के याद कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति को पूर्व देवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें तो असुर जनजाति को पूर्व देवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि असुर देवी को पूर्व देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में असुर जनजाति के प्रवेश निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ है। तो झारखंड में असुर जनजाति का अगर प्रवेश देखें तो यह हुआ है आपका मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि असुर जनजाति की अगर बात करें दोस्तों तो इनका निवास स्थान झारखंड में अगर देखें तो गुमला में है, लोहरदगा में है, लातेहार में है, पलामू जिला में, इन जिलों में निवास करते हैं। इसके अलावा अगर इनकी निवास स्थान की बात करें तो ये लोग छत्तीसगढ़ में भी निवास करते हैं, कुछ मध्य प्रदेश में भी इलाका में ये लोग निवास करते हैं। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में विशेष रूप से आप जिला याद रखिएगा कि गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पलामू। और यहाँ पर इनका प्रवेश जो देखें तो मध्य प्रदेश से ही झारखंड में प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठान माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। तो यहाँ पर देखें तो है असुर जनजाति। तो इसको भी याद रखेंगे, इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो असुर जनजाति की संस्कृति को हो मय संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अब जो अगला है दोस्तों वो जाता है आपका बिरजिया का। तो चलिए बिरजिया भी जान जाते हैं। बिरजिया भी एक आदिम जनजाति है। तो जो आप जितने भी आदिम आठ जनजाति हैं उसका तो नाम आप याद ही रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेंगे आप फंस जाएंगे। तो इसलिए इन आठों का तो नाम एक जगह लिख करके आप याद रख लीजिएगा कि माल पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया के बाद सोरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, इसके बाद परहिया, बिरहोर, और इसके बाद एक जाता है आपका कोरवा और सबर। तो इस तरह से आठों का नाम आप एक जगह लिख के याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछ देता है कि इसमें से कौन आदिम जनजाति है। तो पहला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है। तो बिरजिया जाति भी देखें तो प्रोटोस्लाइड प्रजाति से संबंध रखता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति कितने भागों में विभक्त है। तो बिरजिया जो जनजाति है दोस्तों वो 2 भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ये 2 भाग कौन होता है, सिंदरिया और तेलिया। ये दोनों भाग हैं और दोनों भाग में विभक्त हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों सिंदरिया और तेलिया में विभक्त है, इनमें क्या विशेषता है। तो तेलिया जो बिरजिया होता है वो भी बाद में 2 भागों में विभक्त हो गया है। तो सिंदरिया तो यहाँ पर देखें कि बिरजिया 2 भाग में बट गए। चलिए अगला प्रश्न बता देते हैं। बिरजिया जनजाति की उपजाति निम्न में से कौन है। तो बिरजिया जनजाति की जो उपजाति है वो सिंदरिया और तेलिया है, यानी कि उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जो सिंदरिया है और तेलिया, तो तेलिया बिरजिया ये बाद में 2 भागों में और बंटे हुए हैं। अब तेलिया के 2 भाग कौन कौन सा है, तो दूध बिरजिया और रस बिरजिया, इसको याद रखिएगा, दूध और रस। ते बिरजिया 2 जनजाति में बट गए, सिंदरिया और तेलिया 2 में बट गए, दूध और रस में। अब इनमें भिन्नता क्या है, तो जो सिंदुरिया है, सिंदुरिया बिरजिया जो जनजाति है उसमें क्या होता है कि विवाह में लोग सिंदूर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो तेलिया है, तो तेलिया जो बिरजिया है इन लोग सिंदूर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें अंतर ही है। अब जो दूध बिरजिया है, अब इसकी बात कर रहे हैं हम। तो दूध बिरजिया जो होते हैं ये लोग जो गाय का दूध पीते हैं, इनकी विशेषताएं है, परंतु ये मांस नहीं खाते हैं। और जो रस है बिरजिया, ये दूध भी पीते हैं और मांस भी खाते हैं, यही इनमें फर्क है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति को निम्न में से किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है।
तो बिरजिया जनजाति को अगर देखें तो असुर जनजाति का ही इसको हिस्सा माना जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एक चीज़ें और है दोस्तों कि जो बिरजिया जनजाति है इनकी संख्या अगर देखें तो इनकी संख्या बहुत अब कम बची हुई है। अगर पूरे झारखंड में देखें तो जितनी भी जनजातियाँ हैं उसमें 0.7% ही इनकी मात्र जनसंख्या है। तो इसको भी मात्र 6,000 मतलब 6200 आसपास की इनकी जनसंख्या बची हुई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बिरजिया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, यानी किस जिले में सबसे ज़्यादा इन लोग निवास करते हैं। तो जो लातेहार जिला है यहाँ पर इन लोग सबसे ज़्यादा निवास स्थान इन लोग का है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि लातेहार में अगर बात करें दोस्तों तो जो बरवाडी है, इसके बाद जो गारू है, महुआ डाँड़ है, बालूमाथ है, ये सब जगहों में है विशेष रूप से इन लोग निवास स्थान सबसे ज़्यादा। इसके अलावा इन लोग गढ़वा में भी रहते हैं, तो गढ़वा के जानते होंगे एक ज़िला भंडरिया है, गढ़वा ज़िला में भंडरिया प्रखंड है, और ये भंडरिया प्रखंड जो है गढ़वा ज़िला के रिजर्वेशन में है। मतलब बड़े से जितने भी अभी 13 जिला अनुसूचित हैं, तो कुछ कुछ ज़िले जो गैर अनुसूचित भी हैं उसमें भी कुछ प्रखंड को रिजर्व किया गया है। तो गढ़वा ज़िला में एकमात्र प्रखंड जो रिजर्व है वह है भंडरिया, तो भंडरिया में भी लोग निवास करते हैं, तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ गुमला ज़िले के अगर देखें तो गुमला ज़िले के बिशुनपुर क्षेत्र में निवास करते हैं, और जो रायडीह तथा लोहरदगा ज़िले के इन लोग कुछ हिस्से में निवास करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इलाका इन लोग का निवास स्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा लातेहार में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति को पुंडरीक नाग के वंशज माना जाता है। तो पुंडरीक नाग का वंशज माना जाता है दोस्तों बिरजिया जनजाति को, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की मछली, तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। क्या था दोस्तों कि जो बिरजिया जनजाति थे इन लोग क्या करते थे, पहले जो इनका जीवन यापन होता था ये मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में ही निवास करते हैं, और इनका जो मुख्य जो पेशा था वो खेती था, और जो पहाड़ के इलाका होते हैं वहाँ पर ये लोग स्थानांतरित खेती करते थे। बाद में धीरे धीरे इन लोग अगर देखें तो जो मैदानी इलाका में आने लगे, मैदानी इलाका से इन लोग खेती वगैरह में विशेष रूप से अब ध्यान देने लगे हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें कि इनका मुख्य पेशा क्या है, तो कृषि है, खेती ही है इनका मुख्य पेशा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो जो बिरजिया जनजाति है इसमें बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो इनका जो प्रमुख पेशा है वो कृषि कार्य है, तो इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं इनका जो प्रमुख पेशा है वो कृषि कार्य करना ही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 30 जनजाति में जो इन लोग खाना खाते हैं उसको विशेष नाम से इन लोग जानते हैं। जो सुबह के खाना होता है उसको लुकमा कहते हैं, और अगर देखें तो जो दिन का खाना होता है, जो दोपहर का हम लोग खाना बोलते हैं, उसको इन लोग कलवा कहते हैं, कलवा जिसको नहीं बोलते हैं देहात में कलेवा, और रात में जो इन लोग खाते हैं उसको बोलते हैं बियारी। तो इस तरह से कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सुबह के खाना को लुकमा, दोपहर के खाना को कलेवा और रात के खाना को बियारी। तो ये हुआ दोस्तों बिरजिया से संबंधित। कल आगे बताएंगे अगले वीडियो में परहिया के बारे में, बिरहोर के बारे में 2, इसके बाद फिर लास्ट में बचेगा 2, तो उसको भी कवर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड साथियों। पढ़ाई को करते रहें दोस्तों, हताश मत होइएगा, आप पढ़ाई को लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा।